नमस्कार सभी साथियों को स्वागत करता हूं सभी का इस YouTube चैनल पर जिसका नाम है स्टडी विद PN लोधा। साथियों, मनोविज्ञान का पेपर नंबर 51 आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं, जो कि रीट पात्रता परीक्षा 2022 चाहे लेवल 1 हो या लेवल 2 हो, दोनों के लिए। और उसके बाद में जो थर्ड ग्रेड का मुख्य पेपर होगा, साथ ही उसके लिए फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड शिक्षक भर्ती के लिए भी मैराथन टेस्ट मनोविज्ञान का मैं आपके लिए लेकर आया हूं। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, एक एक प्रश्न को बहुत ही अच्छी तरह से व्याख्यात्मक रूप से आपके सामने प्रस्तुत करने वाला हूं। तो चलिए शुरू करते हैं साथियों आज के इस वीडियो को। इसके पहले हमने साइकोलॉजी के 50 टेस्ट पूरे कर लिए हैं। तो चलिए पहला प्रश्न देखेंगे। आपके पहला प्रश्न है, जिस प्रक्रिया में व्यक्ति दूसरों के व्यवहार को देखकर सीखता है न कि प्रत्यक्ष अनुभव से, इसको कहा जाता है सामाजिक अधिगम, अनुबंधन, प्रायोगिक अधिगम और आकस्मिक अधिगम। देखिए, जिस प्रकार से आपसे प्रश्न पूछा गया है कि व्यक्ति दूसरों के व्यवहार को देखकर सीख रहा है, प्रत्यक्ष अनुभव से नहीं सीख रहा है बल्कि दूसरों का अवलोकन कर रहा है, और अवलोकन आधारित अधिगम जिसमें होता है साथियों, वो है आपके सामाजिक अधिगम। बंडूरा ने ये सिद्धांत दिया था। तो विकल्प 1 आपके प्रश्न नंबर 1 में सही रहेगा। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 2 पे आते हैं। आपके दूसरा प्रश्न आपसे क्या पूछ रहा है? प्रश्न संख्या 2 है साथियों, सिगमंड फ्राइड, जीन पियाजे एवं अन्य मनोवैज्ञानिकों ने व्यक्तित्व विकास की विभिन्न अवस्थाओं के संदर्भ में व्याख्या की, परंतु जीन पियाजे ने क्या कहा? तो विकल्प 1 है, कहा कि विकास अवस्थाएं वातावरण से निर्धारित होती है। विकास की जो अवस्थाएं हैं ये वातावरण से निर्धारित होती है। कहा कि शेष अवस्था के अनुभव ही अधिक प्रभावित करते हैं, बाकी अवस्थाओं के सीमित प्रभाव होते हैं। ये दूसरा विकल्प है। तीसरा है, विभिन्न अवस्थाओं को समझने के लिए संज्ञानात्मक बदलाव के बारे में कहा, और इनमें से कोई भी नहीं। तो साथियों, जीन पियाजे ने एक सिद्धांत दिया था, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। अपने इस सिद्धांत में इन्होंने संज्ञानात्मक बदलाव के बारे में कहा कि अलग अलग अवस्थाओं को समझने के लिए संज्ञानात्मक बदलाव होता है साथियों। तो इसको हमें समझना होगा। इस प्रकार आपके थर्ड विकल्प प्रश्न नंबर 2 में सही है। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे साथियों प्रश्न संख्या 3 की ओर। तो तीसरा प्रश्न है, बालक प्रसंग बोध परीक्षण 3 वर्ष से 10 वर्ष की आयु में बालकों के लिए बनाया गया है। इस परीक्षण में कार्ड में प्रतिस्थापित किए गए हैं सजीव वस्तुओं के स्थान पर निर्जीव वस्तुओं को, लोगों के स्थान पर जानवरों को, पुरुषों के स्थान पर महिलाओं को और वयस्कों के स्थान पर बालकों को। तो देखो, जो बाल अंतर्बोध परीक्षण, जिसको बालक प्रसंगबोध परीक्षण के नाम से भी जाना जाता है, जो 3 वर्ष से लेकर के 10 वर्ष तक के बालक है उनके लिए बनाया गया है। तो इसमें क्या किया गया है साथियों? लोगों के स्थान पर जानवरों के कार्डों को प्रतिस्थापित किया गया है। विकल्प 2 आपके प्रश्न 3 में सही है। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे साथियों प्रश्न संख्या 4 की ओर। तो चलिए चौथा प्रश्न देखेंगे। आपके प्रश्न नंबर 4, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में एक अध्यापक के लिए न्यूनतम कार्य घंटे प्रति सप्ताह निर्धारित किए गए हैं। कितने? 40 घंटे, 45 घंटे, 50 घंटे और 55 घंटे। तो जो आरटीई का अधिनियम है साथियों 2009 वाला, इसमें एक अध्यापक न्यूनतम एक सप्ताह में कितने घंटे शिक्षण कार्य करेगा, जिसमें उसके तैयारी के घंटे भी शामिल होंगे, तो उनकी बात करें तो वो है 45 घंटे एक अध्यापक एक सप्ताह में शिक्षण कार्य करेगा, जिसमें उसके तैयारी के घंटे भी शामिल होंगे। तो विकल्प 2 आपके प्रश्न नंबर 4 में सही है। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे साथियों प्रश्न संख्या 5 की ओर। 5वां प्रश्न देख लेते हैं। आपसे प्रश्न नंबर 5 पूछ रहा है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अंतर्गत परीक्षा सुधारों में निम्न में से किस सुधार को सुझाया गया है? खुली पुस्तक परीक्षा, सतत या निरंतर एवं व्यापक मूल्यांकन, सामूहिक कार्य मूल्यांकन और इनमें से सभी। तो 5वें प्रश्न का सही आंसर बताओ साथियों, कौन सा विकल्प राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अंतर्गत परीक्षा सुधारों में सुधार को सुझाया गया है साथियों? तो पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा। इस प्रकार से प्रश्न संख्या 5 में अगर हम देखें, राइट आंसर तो है इनमें से सभी, कि बालकों की परीक्षा खुली पुस्तक के रूप में हो, सतत एवं निरंतर व्यापक मूल्यांकन हो और सामूहिक कार्य मूल्यांकन हो। तो चौथा विकल्प आपके प्रश्न 5 में सही है। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे साथियों प्रश्न संख्या 6 की ओर। तो चलिए छठा प्रश्न देखेंगे। इनमें से कौन सा मत अंतर्दृष्टि द्वारा सीखने की व्याख्या करता है?
मनोविश्लेषणवाद, व्यवहारवाद, संबंधवाद और गेस्टाल्टवाद। साथियों, अंतर्दृष्टि द्वारा सीखने की व्याख्या मनोविश्लेषणवाद नहीं करता है। मनोविश्लेषण में तो फ्रायड का नाम चलता है साथियों, चेतन है, चेतन, अर्धचेतन, ईड ईगो, सुपर ईगो, ये चीज़ें इन्होंने बताई है। ना ही व्यवहारवाद अंतर्दृष्टि को महत्व देता है, ना ही संबंधवाद, बल्कि जो गेस्टाल्टवाद है ये अंतर्दृष्टि द्वारा सीखने की व्याख्या करता है। तो फोर्थ विकल्प आपके प्रश्न 6 में सही है। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 7 की ओर। शारीरिक रूप से हुई वृद्धि को कहते हैं विकास, अभिवृद्धि, गतिशीलता और आनुवांशिकता। तो देखो, शारीरिक रूप से जो वृद्धि होती है क्या कहा जाता है उसको? साथियों, जो शारीरिक रूप से होती है वृद्धि उसको विकास नहीं कहते हैं, बल्कि उसको अभिवृद्धि के रूप में जाना जाता है। क्योंकि विकास तो गुणात्मक परिवर्तन होता है। कैसा परिवर्तन होता है विकास? गुणात्मक, न कि मात्रात्मक। मात्रात्मक रूप से परिवर्तन शारीरिक रूप से होता है, जो अभिवृद्धि के अंतर्गत आता है। तो विकल्प 2 आपके प्रश्न नंबर 7 में बिल्कुल सही आंसर रहेगा साथियों। चलिए नेक्स्ट 8वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो आपके 8वां प्रश्न है, बालक का विकास मूल रूप से किन तत्वों पर निर्भर करता है? वंशानुक्रम एवं पर्यावरण पर, परिवार व विद्यालय पर, पोषण व शिक्षा पर और पुरस्कार व दंड पर। तो बताओ प्रश्न नंबर 8 में आपको कौन सा विकल्प यहाँ सही लग रहा है? जो बालक का विकास है मूल रूप से साथियों वंशानुक्रम व वातावरण को ही पर्यावरण कहा जाता है। तो बालक का विकास मूल रूप से वंशानुक्रम व वातावरण पर निर्भर करता है या वंशानुक्रम व पर्यावरण पर निर्भर करता है। अर्थात विकल्प नंबर आपका जो 1 है प्रश्न नंबर 8 का सही उत्तर होगा साथियों। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 9 की ओर। तो 9वां प्रश्न है, आत्म केंद्रित व्यक्ति होता है, अंतर्मुखी होता है, बहिर्मुखी होता है, उभयमुखी होता है और सामाजिक निर्भर होता है। तो देखो, आत्म केंद्रित का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? जो खुद पर केंद्रित हो, जो स्वयं पर केंद्रित हो, उसको ही आत्म केंद्रित व्यक्ति कहते हैं साथियों। और ये विशेषता बहिर्मुखी या उभयमुखी बालक की नहीं होती है, बल्कि ये विशेषता अंतर्मुखी बालकों की होती है। किनकी होती है? अंतर्मुखी बालकों की। अतः आत्म केंद्रित व्यक्ति कौन होता है? अंतर्मुखी होता है। तो विकल्प नंबर आपका 1 बिल्कुल सही है साथियों प्रश्न नंबर 9 में। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 10 की ओर। लेकिन वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को एक लाइक और कम से कम 3 जगह शेयर जरूर करिएगा साथियों। चलिए 10वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो आपके 10वां प्रश्न, मनस्तापी बालकों की समस्या नहीं है, सीखने की गति धीमी होती है, शारीरिक दोष पाया जाता है, मौलिकता होती है और अमूर्त चिंतन का अभाव होता है। तो जो मनस्तापी बालक होते हैं इनमें से दिए गए विकल्पों में से उनके सामने कौन सी समस्या नहीं आती है? देखो, मनस्तापी बालकों की सीखने की गति धीमी होती है, सही बात है। शारीरिक दोष भी इनमें पाया जाता है, अमूर्त चिंतन का भी अभाव होता है, लेकिन मौलिकता इनमें नहीं पाई जाती है। ये कोई समस्या नहीं है, ऐसी समस्या मनस्तापी बालकों में नहीं पाई जाती है। मौलिकता कोई समस्या थोड़ी है, मौलिकता तो गुण है सृजनात्मकता का। अतः तीसरा जो विकल्प है साथियों आपके प्रश्न संख्या 10 में, मनस्तापी बालकों की समस्या मौलिकता नहीं होती है, यही आपका सही उत्तर होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 11 की ओर। तो आपके 11वां प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 11, यह विश्वास की बुद्धि एक सामान्य मानसिक योग्यता है, निम्न में से किस मनोवैज्ञानिक के कार्य का परिणाम है? बिने का, स्पीयरमैन का, हार्वर्ड गार्डनर का और स्टर्नबर्ग का। तो साथियों कि जिसमें बुद्धि को सामान्य मानसिक योग्यता माना है, इनमें से वह कौन सा मनोवैज्ञानिक है आपको ये बताना है। तो प्रश्न संख्या 11 में जो सही उत्तर है, बिने, गार्डनर या स्टर्नबर्ग ने बुद्धि को सामान्य मानसिक योग्यता नहीं माना है, बल्कि स्पीयरमैन के द्वारा बुद्धि को एक सामान्य मानसिक योग्यता माना गया है। साथियों, इन्होंने बुद्धि के 2 सिद्धांत दिए थे, एक तो बुद्धि का द्वितत्व का सिद्धांत और एक बुद्धि का त्रितत्व का सिद्धांत। तो इस प्रकार आपके यहाँ पर कौन सा विकल्प सही है? विकल्प 2 11वें प्रश्न में बिल्कुल सही उत्तर होगा साथियों। चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 12 की ओर बढ़ेंगे। तो 12वां प्रश्न देख लेते हैं। आपके प्रश्न नंबर 12, वाइगोत्स्की के अनुसार निम्न में से कौन से उपकरण एक व्यक्ति के संज्ञानात्मक विकास में सहायता प्रदान करते हैं? सामाजिक और सांस्कृतिक उपकरण, भौतिक उपकरण, सांवेगिक उपकरण और व्यक्तिगत उपकरण। तो देखो, वाइगोत्स्की ने कौन सा सिद्धांत दिया था? सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत। कैसा सिद्धांत दिया था? सामाजिक
सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत दिया था वाइगोस्की ने। और वाइगोस्की का ये मानना था कि व्यक्ति का जो संज्ञानात्मक विकास है उसमें सामाजिक और सांस्कृतिक उपकरण सहायता प्रदान करते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे ही क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं साथियों। तो विकल्प एक आपके प्रश्न संख्या 12 का बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 13 की ओर। चलिए 13वां प्रश्न देख लेते हैं। आपके प्रश्न संख्या 13 आपसे क्या पूछ रहा है साथियों। 13वां प्रश्न है, कंप्यूटर सहायक अनुदेशन का शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में अनुप्रयोग निम्नलिखित में से किस उद्देश्य की संप्राप्ति है? संज्ञानात्मक उद्देश्यों को प्राप्त करना, संवेगात्मक उद्देश्यों को प्राप्त करना, मनोगत्यात्मक उद्देश्यों को प्राप्त करना और भावात्मक उद्देश्यों को प्राप्त करना। तो कौन सा विकल्प आपके प्रश्न नंबर 13 में सही है? अच्छे से प्रश्न को देख लीजिए साथियों। देखो जो आपके 13वां प्रश्न है, यहाँ पर कंप्यूटर सहायक जो अनुदेशन है साथियों, इसके माध्यम से हम जो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में इसका प्रयोग करते हैं, तो इसके माध्यम से हमारे भावात्मक, मनोगत्यात्मक या संवेगात्मक उद्देश्य प्राप्त नहीं होते, बल्कि संज्ञानात्मक उद्देश्यों की प्राप्ति आप कंप्यूटर सहायक अनुदेशन शिक्षण के माध्यम से कर सकते हो। विकल्प एक आपके 13वें प्रश्न में सही रहेगा। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे साथियों प्रश्न संख्या 14 की ओर। तो चलिए 14वां प्रश्न देख लेते हैं। आपके प्रश्न संख्या 14, प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण का प्रयोग कितने सत्रों में किया जाता है? 1 सत्र में, 2 सत्रों में, 3 सत्रों में और 4 सत्रों में। तो साथियों मॉर्गन व मुर्रे का नाम सुना होगा आपने। इन्होंने ही प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण का निर्माण किया था और इस परीक्षण का प्रयोग साथियों 2 सत्रों में किया जाता है। कितने सत्रों में किया जाता है? 2 सत्रों में किया जाता है। तो 14वें प्रश्न में आपके दूसरा विकल्प बिल्कुल सही है। इसमें भी बिल्कुल कंफ्यूज होने की ज़रूरत आपको नहीं है साथियों। चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 15 की ओर बढ़ते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि साइकोलॉजी, हिंदी, टीचिंग मेथड तीनों के ही 100 टेस्ट आपको करवाए जा रहे हैं और साथ ही आपको राजस्थान जीके की 100 क्लास से और 100 ही टेस्ट राजस्थान जीके के एनसीईआरटी प्लस आरबीएससी की कक्षा 6 से 12 की जो पुस्तकें हैं वहां से आपको प्राप्त करवाए जा रहे हैं साथियों। तो इन चीज़ों का बिल्कुल लाभ लीजिएगा, निःशुल्क है ये चीज़ें, लाभ जरूर लीजिएगा इनका। चलिए प्रश्न नंबर 15 की ओर बढ़ते हैं। तो 15वां प्रश्न है आपके, भार विहीन अधिगम निम्न में से किस समिति की रिपोर्ट का नाम है? राममूर्ति समिति, यशपाल समिति, सच्चर समिति और हरटांग समिति। तो देखो भार विहीन अधिगम, जिसको हम बोझ रहित शिक्षा के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से? बोझ रहित शिक्षा के नाम से भी इसको जानते हैं और इंग्लिश में आप इसको कहते हो लर्निंग विदाउट बर्डन, बोझ रहित शिक्षा। और ये जिस समिति की रिपोर्ट का नाम है वो है साथियों यशपाल समिति, जिन्होंने जो एनसीएफ 2005 के अध्यक्ष भी थे। नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 के अध्यक्ष भी कौन थे? प्रोफेसर यशपाल ही थे। दूसरा विकल्प प्रश्न 15 में सही है। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 16 की ओर। तो 16वां प्रश्न है, अधिगम के व्यवहारात्मक सिद्धांतों के अनुसार निम्न में से कौन सा कथन अधिगम के विषय में सही है? पहला कथन है अवलोकन और मापन अधिगम का नहीं किया जा सकता। दूसरा है व्यक्तिनिष्ठ मनोवैज्ञानिक विधियों द्वारा मापन किया जा सकता है। तीसरा है वस्तुनिष्ठ तरीके से अवलोकन और मापन किया जा सकता है। और चौथा है अंतर्वेशन विधि द्वारा मापन किया जा सकता है। तो व्यवहारात्मक जो सिद्धांत है अधिगम के, इसके अनुसार आपको अधिगम के विषय में सही कथन का चुनाव करना है साथियों। कौन सा कथन आपके 16वें प्रश्न में सही है? देखो अवलोकन और मापन आप अधिगम का कर सकते हो, ये गलत है, बट व्यक्तिनिष्ठ तरीके से नहीं बल्कि वस्तुनिष्ठ तरीके से आप अवलोकन और मापन अधिगम का कर सकते हो साथियों। तो तीसरा विकल्प आपके प्रश्न 16 में सही है। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 17 की ओर। 17वां प्रश्न है आपके, टोली शिक्षण निम्न में से किस परिस्थिति को कहा जाता है? जब 2 या 2 से अधिक शिक्षक किसी एक छात्र को पढ़ाते हैं, क्या उसको टोली शिक्षण कहेंगे? जब 2 या 2 से अधिक शिक्षक किसी छात्रों के एक समूह को पढ़ाते हैं तो उसे टोली शिक्षण कहेंगे। 2 या अधिक शिक्षक एक प्रकरण पर परिचर्चा करते हैं, या जब 2 या अधिक शिक्षक एक कठिन समस्या को हल करते हैं। तो देखो टोली शिक्षण, जिसको आप टीम टीचिंग भी कह सकते हो साथियों, जिसको आप दल शिक्षण भी कह सकते हो। और इसके जनक की अगर हम बात करें तो इसके जनक किसको कहा जाता है साथियों? डेविड वार्डिंग को। डेविड वार्डिंग को ही टोली शिक्षण का जनक या टीम टीचिंग या समूह शिक्षण का जनक कहा जाता है।
तो साथियों इसमें क्या होता है, एक से अधिक अध्यापक मतलब दो या दो से अधिक शिक्षक किसी छात्रों के समूह को पढ़ाते हैं तो वही होता है टीम टीचिंग या टोली शिक्षण। तो विकल्प आपका 2 सही है साथियों प्रश्न नंबर 17 में। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 18 की ओर। चलिए 18वां प्रश्न देख लेते हैं आपके प्रश्न नंबर 18। सृजनात्मकता एक प्रकार का चिंतन है। अपसारी चिंतन, अभिसारी चिंतन, सही उत्तर पर चिंतन और सामान्य समाधान पर चिंतन। तो देखो सृजनात्मकता और बुद्धि दोनों चीज़ें अलग अलग होती है। बुद्धि यहाँ पर बुद्धि का संबंध अभिसारी चिंतन से होता है, जबकि सृजनात्मकता का संबंध अपसारी चिंतन से होता है। तो विकल्प जो एक है आपके प्रश्न नंबर 18 में सही है। सृजनात्मकता एक प्रकार का अपसारी चिंतन है जिसमें किसी समस्या के नवीन हल को खोजा जाता है साथियों। विकल्प एक आपके 18वें प्रश्न में सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 19 पे आते हैं। निम्न में से कौन सा अध्यापकों के मानसिक स्वास्थ्य में सुधार में सहायक है? उच्च नैतिक आवश्यकताएं उनसे करनी चाहिए, विद्यालय के मुख्य अध्यापक का लचीलापन होना चाहिए, व्यावसायिक अभिक्षमता की कमी होना चाहिए, एक तंत्रीय प्रशासन। तो यदि व्यावसायिक अभिक्षमता की कमी है तो मानसिक स्वास्थ्य अच्छा थोड़ी रहेगा, ना ही एक तंत्रीय प्रशासन से, ना ही उच्च नैतिक आशाओं से, बल्कि विद्यालय के जो मुख्य अध्यापक है उनका लचीलापन हो तो निश्चित रूप से अध्यापक का जो मानसिक स्वास्थ्य है वो बेहतर रहेगा साथियों। विकल्प नंबर आपका जो 2 है प्रश्न नंबर 19 का सही आंसर है। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे साथियों प्रश्न संख्या 20 की ओर। तो चलिए 20वां प्रश्न देख लेते हैं आपके प्रश्न नंबर 20। रिचर्ड सचमैन के द्वारा निम्न में से कौन सा शिक्षण प्रतिमान प्रतिपादित किया गया है? संप्रत्य उपलब्धि प्रतिमान, पूछताछ प्रशिक्षण प्रतिमान, अग्रिम संगठन प्रतिमान और सामाजिक अंतःक्रिया प्रतिमान। तो देखो रिचर्ड सचमैन के अनुसार आपको बताना है साथियों, जो शिक्षण प्रतिमान प्रतिपादित इनके द्वारा किया गया था वो साथियों वो था पूछताछ प्रशिक्षण प्रतिमान, रिचर्ड सचमैन के द्वारा दिया गया था। विकल्प एक आपके 20वें प्रश्न में सही है। नेक्स्ट विकल्प 2 आपके 20वें प्रश्न में सही है। चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 21 की ओर। साथियों प्रश्न नंबर 21 की अगर हम बात करें तो आपसे 21वां प्रश्न पूछ रहा है, निम्नलिखित में से क्या एक अशाब्दिक संप्रेषण का प्रकार है? मौखिक संप्रेषण, लिखित संप्रेषण, संकेतात्मक कूट भाषा द्वारा संप्रेषण और टेलीफोन द्वारा संप्रेषण। देखो अशाब्दिक का मतलब होता है या तो क्रियात्मक हो या जिसमें शब्दों का प्रयोग नहीं किया गया हो, उस प्रकार के संप्रेषण मतलब विचारों का आदान प्रदान करना। तो मौखिक रूप से यदि हम करेंगे तो शाब्दिक रहेगा, लिखित रूप से करेंगे तो भी शाब्दिक रहेगा साथियों, टेलीफोन द्वारा संप्रेषण करेंगे तो भी शाब्दिक रहेगा, लेकिन संकेतात्मक कूट भाषा द्वारा जो संप्रेषण हमारा होगा वो एक अशाब्दिक संप्रेषण के प्रकारों के अंतर्गत सम्मिलित होगा। विकल्प नंबर 3 आपका प्रश्न नंबर 21 में सही है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 22 की ओर बढ़ते हैं। तो चलिए 22वां प्रश्न देखेंगे साथियों। आपसे प्रश्न संख्या 22 क्या पूछ रहा है देखते हैं। 22वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा किशोर अवस्था की विशेषता नहीं है? कौन सी किशोर अवस्था की विशेषता नहीं है? विचार अमूर्त एवं आदर्शवादी होने लगते हैं, परिवार से स्वायत्तता बनाना आरंभ करते हैं, वयस्क आकार का शरीर और यौन परिपक्वता आ जाती है, और पूर्व पठन एवं पूर्व लेखन कौशलों का विकास होने लगता है। तो प्रश्न संख्या 22 में कौन सा विकल्प ऐसा है जो किशोर अवस्था की विशेषता को प्रकट नहीं कर रहा है साथियों? 22वें प्रश्न में अगर हम सही आंसर की बात करें तो यहाँ पर किशोर अवस्था जो 12 से 18 वर्ष की आयु तक लगभग चलती है, इसमें किशोरों के विचार अमूर्त हो जाते हैं और आदर्शवादी भी उनके विचार होने लगते हैं। उनका परिवार से स्वायत्तता मतलब स्वतंत्रता बनाना आरंभ करने लगते हैं, मतलब थोड़ा दूर रहना पसंद करते हैं परिवार के लोगों से। वयस्क आकार का उनका शरीर हो जाता है और उनमें यौन परिपक्वता आ जाती है। संतान उत्पन्न करने संबंधी जो गुण हैं उनमें विकसित हो जाते हैं। लेकिन चौथा विकल्प कह रहा है पूर्व पठन एवं पूर्व लेखन कौशलों का विकास, तो ये तो पहले हो जाता है, किशोर अवस्था में थोड़ी होता है साथियों। अतः चौथा विकल्प आपके प्रश्न नंबर 22 का सही उत्तर होगा। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 23 की ओर। तो 23वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी एरिक्सन द्वारा प्रदत्त किशोर अवस्था की मनोसामाजिक अवस्था है? विश्वास बनाम अविश्वास, स्वायत्तता बनाम शर्म एवं संदेश, पहचान बनाम भूमिका संघर्ष और पहल बनाम अपराध बोध। देखो
इरिक एरिक्सन के द्वारा एक सिद्धांत दिया गया था, मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत। कौन सा सिद्धांत था एरिक्सन का? मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत। अपने इस मनोसामाजिक विकास के सिद्धांत में इरिक एरिक्सन ने कुल 8 अवस्थाओं का प्रतिपादन किया था। साथियों, एरिक्सन ने अपने इस सिद्धांत में किशोरावस्था का जो संबंध बताया है वो है पहचान बनाम भूमिका संघर्ष से। तीसरा विकल्प आपका बिल्कुल सही है। प्रश्न नंबर 23 में विश्वास बनाम अविश्वास तो प्रथम अवस्था है इनकी, जो 0 से 1 वर्ष के 1-1.5 वर्ष के लगभग चलती है साथियों। तो चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 24 की ओर। यहाँ थर्ड विकल्प आपका सही रहेगा। चलिए 24वां प्रश्न देखेंगे आपके। प्रश्न नंबर 24 है, किशोरावस्था जीन पियाजे द्वारा दिए गए संज्ञानात्मक विकास की किस अवस्था के अंतर्गत आती है? संवेदी पेशी अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था और औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। तो देखो, हमको सभी को पता है कि किशोरावस्था की अवधि 12 से 18-19 वर्ष तक चलती है। अब जीन पियाजे ने जो सिद्धांत दिया है संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, इन्होंने संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाओं का वर्णन किया है। संवेदी पेशी अवस्था पहली है जो 0 से 2 वर्ष तक चलती है। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था दूसरी है जो 2 से 7 वर्ष तक चलती है। मूर्त संक्रियात्मक तीसरी है जो 7 से 11-12 वर्ष तक चलती है। और औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था चौथी है जो 12 से 16, 17, 18 वर्ष तक चलती है। मतलब यहाँ किशोर अवस्था का संबंध कौन सी अवस्था से? औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था से। तो फोर्थ विकल्प आपके 24 में सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 25 पे आते हैं। तो 25वां प्रश्न देखेंगे साथियों। मानव मस्तिष्क को प्रतीकों के कुशल प्रयोग के प्रणाली का जिसके द्वारा ज्ञान प्रभावित होता है के रूप में देखा जा सकता है। इस दृष्टिकोण को क्या कहते हैं? सूचना प्रक्रम दृष्टिकोण, अभिसारी चिंतन दृष्टिकोण, मनोविश्लेषणात्मक दृष्टिकोण और गत्यात्मक प्रणाली दृष्टिकोण। तो देखो, यहाँ पर मानव मस्तिष्क की बात की जा रही है और जिसके द्वारा प्रतीकों का जो हम कुशल प्रयोग करते हैं, जिसके द्वारा ज्ञान प्रभावित होता है, तो साथियों उसको हम सूचना प्रक्रम दृष्टिकोण के नाम से जानते हैं। प्रथम विकल्प आपके 25 में सही रहेगा। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 26 पे आते हैं। तो 26वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी संज्ञानात्मक उपलब्धि किशोरावस्था से संबंधित है? विकल्पों को देखिएगा साथियों। प्रस्तावित मंतव्य की तार्किक आवश्यकता को समझना, दूसरा है निर्णय करने की व्यूह रचना में सुधार होना, तीसरा है मूर्त सूचनाओं के बारे में, मूर्ति नहीं मूर्त लिखा था, टाइपिंग मिस्टेक हुई है, इसके लिए माफी चाहता हूँ। मूर्त सूचनाओं के बारे में ज़्यादा व्यवस्थित रूप से तार्किक दृष्टि से विचार करना और सभी विकल्प सही है। तो देखो, किशोर अवस्था में बालक की जो संज्ञानात्मक उपलब्धि है वो निर्णय करने की जो व्यू रचना है उसमें बालक में सुधार आ जाता है। जो प्रस्तावित मंतव्य की तार्किक आवश्यकता होती है बालक उसको समझने लग जाता है। मूर्त और अमूर्त सूचनाओं के बारे में ज़्यादा व्यवस्थित रूप से बालक तर्क कर पाता है। अतः यहाँ पर विकल्प नंबर आपका 4 जो है 26वें प्रश्न में बिल्कुल सही आंसर होगा साथियों। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 27 पे आते हैं। तो आपके 27वां प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 27, निम्न में से कौन सा घटक सांवेगिक बुद्धि से संबंधित नहीं है? संवेगों का प्रत्यक्षीकरण, मूल्यांकन और अभिव्यक्ति, विचारों का अनुबंधनात्मक विस्तरण, संवेगों का अवबोध और उनका विश्लेषण और संवेगों का अनियमितीकरण। तो बताओ प्रश्न नंबर 27 में कौन सा विकल्प आपका सही है? इनमें से कौन सा घटक सांवेगिक बुद्धि से संबंधित नहीं है साथियों? तो देखो, संवेगों का प्रत्यक्षीकरण हम सांवेगिक बुद्धि के माध्यम से करते हैं, उसका मूल्यांकन और किस प्रकार उसकी अभिव्यक्ति करनी है इसका डिसीजन भी सांवेगिक बुद्धि से ही लिया जाता है। विचारों का अनुबंधनात्मक विस्तरण भी हम इसके माध्यम से कर सकते हैं। संवेगों का अवबोध और उनका विश्लेषण, चाहे हमारे अंदर कोई सा भी संवेग हो उसका अवबोध उसका विश्लेषण सांवेगिक बुद्धि से संबंधित होता है। लेकिन संवेगों का अनियमितीकरण नहीं बल्कि संवेगों का नियमितीकरण सांवेगिक बुद्धि से होता है साथियों। तो विकल्प नंबर 4 जो है इसका संबंध सांवेगिक बुद्धि से नहीं होगा। चौथा विकल्प 27 में सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 28, निम्नलिखित में से कौन सा किशोरावस्था का अन्य नाम नहीं है? बाल्यावस्था तथा प्रौढ़ावस्था के बीच का संधिकाल, समस्यात्मक अवस्था,
संघर्ष, तनाव और विरोध की अवस्था और वयस्क अवस्था। तो दिए गए विकल्पों में से छांटिए भाई कौन सा यहाँ पर किशोरावस्था का अन्य नाम नहीं है। साथियों, किशोरावस्था को समस्यात्मक अवस्था भी कहते हैं क्योंकि इसमें अनेक प्रकार की समस्याएं बालक के सामने आती है। इसको संघर्ष, तनाव और तूफान या विरोध की अवस्था भी कहते हैं। इसको बाल्यावस्था तथा प्रौढ़ावस्था के बीच का संधिकाल भी कहते हैं, लेकिन इसको साथियों वयस्क अवस्था नहीं कहा जाता है। तो चौथा विकल्प जो है ये किशोरावस्था का अन्य नाम नहीं है। तो आपके विकल्प नंबर जो 4 है वयस्क अवस्था, ये आपका आंसर सही होगा क्योंकि ये किशोरावस्था का अन्य नाम नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 29 पे आते हैं। तो 29वां प्रश्न देखेंगे जो कि आज का सेकंड लास्ट प्रश्न है। साथियों, रोजाना आपको मैं जीके की क्लास रोजाना दे रहा हूँ। आपको मैं साइकोलॉजी, हिंदी और टीचिंग मेथड में से 2 टेस्ट रोजाना दे रहा हूँ। या तो हिंदी टीचिंग मेथड की दे दूँ या हिंदी साइको या हिंदी साइको टीचिंग मेथड, इनमें से तीन क्लासें रोजाना आपके ली जा रही है। तो इसका लाभ जरूर उठाइएगा आप साथियों, रेगुलर चीज़ें ही आपको मिल रही है। 29वां प्रश्न है, अधिगम का वह प्रकार जिसमें छात्र दी गई अधिगम सामग्री की सहायता से नए विचार या नए नियमों को जानते हुए सीखने का प्रयास करता है को कहते हैं। रटकर सीखना, अर्थपूर्ण अधिगम, अभिग्रहण और अन्वेषण अधिगम। तो देखो छात्र क्या कर रहे हैं कि छात्रों को जो सामग्री दी जाती है छात्र उसमें जो नए विचार, नई चीज़ें जो सीख रहे हैं वो सीखने का प्रयास कर रहे हैं साथियों। तो सीखने का प्रयास रटकर या अभिग्रहण में नहीं, बल्कि यहाँ पर अधिगम सामग्री की सहायता से जो नए विचार या नए नियमों को जानते हुए सीखने का प्रयास करता है तो वो खुद सीख रहे हैं, मतलब उसको अन्वेषण अधिगम या खोजपूर्ण अधिगम के नाम से जाना जाएगा। तो चौथा विकल्प आपके 29वें प्रश्न में सही है। अब आज का अंतिम और 30वां प्रश्न देखेंगे साथियों। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर करिएगा और 30 में से कितने प्रश्न आपके सही हो रहे हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो चलिए देख लेते हैं अंतिम और 30वां प्रश्न। तो साथियों प्रश्न नंबर 30 है, एक अधिगम विकलांगता जिसमें लिखावट में कठिनाई शामिल है, उदाहरण है डिसलेक्सिया का, डिसकैलकुलिया का, डिसग्राफिया का और ध्यान अभाव का। साथियों, ध्यान अतिसक्रिय विकार ADHD कहलाता है, डिसकैलकुलिया गणित संबंधी विकार कहलाता है, डिसलेक्सिया पठन संबंधी विकार कहलाता है और लिखने में कोई कठिनाई होती है तो उसको डिसग्राफिया कहते हैं। मतलब 30वें और अंतिम प्रश्न का आंसर डिसग्राफिया रहेगा। तो थर्ड विकल्प आपके प्रश्न नंबर 30 में सही है। साथियों, ये आज का वीडियो पूरा हुआ, कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताइए। साथियों, मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का वीडियो को पूरा देखने के लिए।